हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वेट इन द फॉरेस्ट। टाइटल तो वेट इन द फॉरेस्ट है, पर वेट का मतलब आप लोगों को पता है? यहाँ वेट का मतलब है वेटेरिनेरियन। आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये ऐसे डॉक्टर होते हैं जो जानवरों का इलाज करते हैं। इसके ऑथर हैं धृति के लहिरी चौधरी। ये एक एडवेंचरस स्टोरी है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप में से किसी ने भी इस चैप्टर को रीड किया होगा तो उसे बड़ा ही बेकार लगा होगा। पर जितना बेकार आपको लगा उतना बेकार है नहीं, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। और अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आई होप आप लोगों को पूरी स्टोरी समझ में आएगी और आप लोग ज़रा भी बोर महसूस नहीं करोगे। तो आइए शुरू करते हैं। मार्च 1991 में वेस्ट बंगाल में ईस्ट मेदिनीपुर फॉरेस्ट डिवीज़न को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वाइल्ड लाइफ विंग की हेल्प चाहिए थी। अब एक ही लाइन में मैंने इतने सारे वर्ड्स, इतने सारे टर्म्स बोल दिए कि आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। तो देखिए, ईस्ट मेदिनीपुर एक जगह का नाम है, तो वहाँ के फॉरेस्ट डिवीज़न के बारे में बात की जा रही है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलग अलग विंग्स होते हैं, उन्हीं में से वाइल्ड लाइफ विंग के बारे में बात की जा रही है। तो ओवरऑल फॉरेस्ट डिवीज़न को वाइल्ड लाइफ विंग की हेल्प चाहिए थी। ठीक है, तो भाई हेल्प क्यों चाहिए थी? क्योंकि 50 से ज़्यादा हाथियों का एक झुंड जंगल में घूमने निकला था और उन्हीं में से एक यंग हाथी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। इंजर्ड मतलब घायल। और उसे इतनी ज़्यादा चोट लगी होती है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। हाथियों का वो झुंड वहाँ से कहीं हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, और अगर उन हाथियों को ज़बरदस्ती हटाया भी जाता तो वो फिर वापस अपने घायल साथी के पास आ जाते और उसे घेर लेते। इस वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग चाह कर भी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। आप लोग पहले कुछ वर्ड्स की मीनिंग जान लीजिए, जिससे आप लोगों को पैरा नंबर 2 समझने में काफ़ी आसानी होगी। फर्स्ट वर्ड है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ये वेस्ट बंगाल के वाइल्ड लाइफ विंग के हेड हैं, तो इस पूरे चैप्टर में मैं इनको डायरेक्टली हेड बोलूँगी। अनदर वर्ड इज ट्रैंक्विलाइजिंग, मीन्स किसी इंसान या जानवर को शांत करने के लिए या बेहोश करने के लिए उन्हें दवाई दिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज हैंगर ऑन, तो किसी ग्रुप में जो साथ रहे और उनका कोई खास रोल ना हो उसे ही हैंगर ऑन कहा जा रहा है। इस पूरी कहानी में हैंगर ऑन खुद ऑथर हैं। ठीक है, तो अब आते हैं पैरा नंबर 2 पे। ऑथर अपने 2 साथियों के साथ बिष्णुपुर फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस पर पहुंचते हैं। उनके जो 2 साथी थे उनमें पहले थे एससी डे, तो ये जो थे ये हेड थे, मैंने अभी तुरंत बताया था वर्ड मीनिंग में। और दूसरे थे सुब्रता चौधरी। इनका काम जानवरों को बेहोश करना था। मिड मार्च का समय था और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। हाथियों का झुंड भी लगातार मूव कर रहा था, जिस वजह से लोकल फॉरेस्ट स्टाफ भी उनका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पा रहे थे। ये सारे लोग डिसाइड करते हैं कि गांव वालों से जाकर बात करेंगे। तभी एक यंग आदमी जो लोकल ट्राइब से ही बिलोंग करता था, वो ऑथर के पास आकर कहता है कि उसे पता है कि वो घायल हाथी कहाँ पे है। एक्चुअली में घायल हाथी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से वो यंग आदमी हर रोज पेड़ की टहनियाँ काट कर उसे खिलाता था, उसे फीड करता था। ये सब सुनकर ऑथर और उनकी टीम बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि इस एरिया में वैसे लोग रहते थे जिनको ये हाथियों का झुंड सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते थे। ऑथर की टीम डिसाइड करती है कि वे सब कल सुबह उस हाथी को ट्रैक करने जाएंगे। ऑथर की टीम को एक वेट ऑफिसर ज्वाइन करता है। वेट मतलब वही जो जानवरों का इलाज करते हैं, और इन्हें यहाँ पे घायल हाथी को ट्रीट करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन ये जो डॉक्टर थे इन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, खासकर हाथियों को ट्रीट करने का तो बिल्कुल भी नहीं। गांव वालों के हिसाब से उस घायल हाथी के आगे के पाँव में चोट लगी थी, उसके लिए एक कदम भी चल पाना मुश्किल था। अगले दिन ऑथर की टीम जीप से घायल हाथी को ढूंढने निकल जाती है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें घायल हाथी मिल ही जाता है, लेकिन इंजर्ड हाथी बहुत सारे हाथियों से घिरा हुआ था और उस घायल हाथी को इस तरह से उन सारे हाथियों के झुंड के बीच में ट्रीट करना एकदम इम्पॉसिबल था। थोड़ा डिस्कशन करने के बाद उनके दिमाग में एक ज़बरदस्त आइडिया आता है। अगर पहले वो उन हाथियों के झुंड को वहां से भगा देंगे तो वो आराम से उस घायल हाथी का इलाज कर पाएंगे। ऑथर की टीम गांव वालों से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वे लोग हाथियों के झुंड को वहां से भगाने में मदद कर सकते हैं। गांव वाले इस काम को बड़े आराम से कर देते हैं। फिर वे सब गांव वालों की मदद से घायल हाथी को कहीं और शिफ्ट करते हैं
ताकि उसका इलाज बेटर तरीके से हो सके। घायल हाथी एक कोने में अकेला खड़ा था। सुब्रता को उनका सिरिंज तैयार रखने को कहा गया, लेकिन सुब्रता पहले एक नीट एंड क्लीन कपड़े को बिछाते हैं, सारे मेडिसिन को अरेंज करते हैं। फिर सारे लोग सुब्रता से कहते हैं कि वो जल्दी से हाथी को सुई देकर बेहोश करे। जैसे ही सुब्रता हाथी की तरफ बढ़ने लगते हैं, वैसे ही हाथी थोड़ा डर जाता है और इधर उधर मूव करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तब तक सुब्रता उसे इंजेक्शन लगा देते हैं। 5 मिनट के अंदर ही हाथी अपने पीछे के पाँव को अंदर की तरफ मोड़ता है और फिर धीरे धीरे वो हाथी एक साइड में बेहोश होकर गिर जाता है। ऑथर की पूरी टीम हाथी के नजदीक जाती है। उसके बाद जो डॉक्टर रहते हैं यानी वेट, वो हाथी का पल्स रेट और बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल था। बस परेशानी की बात यही थी कि लेफ्ट नी के पास जो चोट लगी थी वो सूज गया था। वेट अपना काम शुरू कर देते हैं। स्वलन पार्ट के पास एक डीप कट किया जाता है, जहां से ब्लैक ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और भी कोई विजिबल इंजरी तो नहीं दिख रही थी। ये इंजरी भी शायद बैम्बू या साल के लकड़ी के टुकड़े से हुआ होगा। ट्रीटमेंट के बाद इंजरी पर बैंडेज लगाया जाता है। सबको पता ही था कि जब हाथी होश में आएगा तो ये बैंडेज खुद ही टूट जाएगा, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए तो बैंडेज लगाना ही था। जितनी भी देर वो बेहोश रहे तब तक तो वो दवाई कुछ ना कुछ काम कर ही जाएगी। ऑथर की टीम थोड़ी देर के बाद हाथी के होश में आने का वेट कर रही थी, क्योंकि एंटीडोट मिलने के बाद वो कभी भी होश में आ सकता था। सारे विलेजर्स दूर से ही सब कुछ देख रहे थे। उसके बाद कुछ विलेजर्स पास के एक नदी से पानी भरकर लाते हैं और हाथी पर डाल देते हैं, ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर ठंडा रह सके। साथ ही वे लोग ये खबर भी लाते हैं कि नदी के दूसरे साइड काफी हलचल हो रही है, शायद हाथियों का झुंड वापस आ रहा हो। वो इंजर्ड हाथी बार बार होश में आने की कोशिश कर रहा था और अपने सर को भी उठाना चाह रहा था, लेकिन वो होश में नहीं आ पा रहा था। ऑथर की टीम इंजर्ड एलिफेंट को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जब उन्हें वहाँ कोई इतना स्ट्रॉन्ग पेड़ नहीं मिला जिस पर वे लोग मचान बनाकर रह सके, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वे सारे लोग लौट जाएंगे, क्योंकि अगर वे सारे लोग जमीन पर सोए तो हाथियों का झुंड कब उन्हें कुचलता हुआ निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा और उनका वहीं पे भरता बन जाएगा। फाइनली अगली सुबह ऑथर और उनकी टीम के लिए राहत की बात ये थी कि रात भर में इंजर्ड हाथी ने रिकवर कर लिया था और हाथियों का झुंड उसे अपने साथ वापस ले गया। तो ये स्टोरी बस इतनी सी ही थी। बोर तो नहीं ना हुए? आपने अगर अच्छे से देखा होगा तो आई एम श्योर आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। और इस तरह से क्लास 7 के सारे स्टोरीज के एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गए। आप लोगों को जो भी चाहिए हो आप लोग हमारे चैनल के क्लास 7 गुलमोहर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और हाँ, अगर आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के फैक्ट से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।